नमस्कार, मैं हूं कीर्ति मिश्रा। आप देख रहे हैं पल्स इंडिया। हाल ही में 5 राज्यों यानी असम, केरल, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। बाकी सभी राज्यों में मतदान एक दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव 2 चरणों में पूर्ण होंगे, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन प्रदेश की मीडिया और देश की मीडिया की नज़रें सिर्फ एक राज्य पर अटकी हुई है। क्यों? बाकी राज्यों में लोकतंत्र कम है या पश्चिम बंगाल का लोकतंत्र थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है? जहां हर बार 6 से 8 चरणों में चुनाव होते थे, वहीं इस बार 2 चरण में चुनाव खत्म हो जाएंगे, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, यानी एक हफ्ते में चुनाव खत्म। पश्चिम बंगाल में चुनाव वोट नहीं होता, यहाँ कौन जीतेगा से ज़्यादा कौन बचेगा, क्योंकि हारने वाली पार्टी के समर्थक अपने घर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं और महीनों तक बेघर रहते हैं। और ये एक एक्सेप्शन नहीं, ये एक पैटर्न है। जहां देश के बाकी हिस्सों में चुनाव होने के बाद मिठाई बांटी जाती है, वहीं पश्चिम बंगाल के लोग अपने घर बसाने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। डेमोक्रेसी बट इन सर्वाइवल एडिशन। देश में भले ही कई राज्यों में चुनाव हो रहे हों, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया, खासकर दिल्ली का मीडिया, सबसे ज़्यादा ध्यान पश्चिम बंगाल पर ही दे रहा है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी के बीच की टक्कर को अखबारों और टीवी चैनलों में बाकी राज्यों के मुकाबले कहीं ज़्यादा कवरेज मिल रही है। इसकी एक बड़ी वजह है पश्चिम बंगाल की अलग तरह की राजनीति और सामाजिक स्थिति। इसके अलावा करीब 50 सालों से राज्य में ज़्यादातर वही पार्टियां सत्ता में रही हैं जिनके मुख्य राजनीतिक विरोधी दिल्ली की सत्ता में रहे हैं, जिसका नतीजा केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव पश्चिम बंगाल की राजनीति में बार बार देखने को मिलता है। अगर मौजूदा विधानसभा चुनाव की बात करें तो ऐसे कम से कम 5 अहम कारण हैं जो इस देश के दूसरे चुनावों को अलग बनाते हैं। ग्रामीण इलाकों में ऐसा होना आम बात है कि हारने वाली पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ताओं को उनके घरों से भगा दिया जाता है और उन्हें महीनों तक दूसरी जगह रहना पड़ता है। राज्य में ऐसे दृश्य बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है। यहाँ तक कि जिन राज्यों की छवि कानून व्यवस्था को लेकर खराब रही है, वहाँ भी आमतौर पर ऐसी घटनाएं नहीं दिखती हैं। राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े भी बताते हैं कि चुनाव के दौरान राजनीतिक हमलों से सबसे ज़्यादा जानें पश्चिम बंगाल में जाती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में खेती की ज़मीन सीमित है, जबकि आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है। कम ज़मीन पर बहुत सारे लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा टकराव के लिए ज़मीन तैयार कर देती है। इसके ऊपर से चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, वहाँ जो जीता सब उसी का वाला रवैया हावी रहता है। यानी सत्ता में आई पार्टी समाज के हर स्तर पर अपना नियंत्रण कायम करने की कोशिश करती है, जिसका नतीजा सत्तारूढ़ पार्टी या उससे जुड़े संगठनों का असर रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह दिखाई देता है, चाहे वो गांव हो या शहर। गांवों में हो या कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में लोग धीरे धीरे इस हकीकत के आदी हो चुके हैं। कोलकाता की छवि से इतर एक ग्रामीण पश्चिम बंगाल भी है, जहां राजनीतिक हिस्सा रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। 1940 के दशक में अविभाजित बंगाल के तेभाग आंदोलन को लेकर की बात की घटनाएं और जैसे मारिचरापी, नानूर, छोटो, अंगारिया और बोगदुई हत्याकांड तक इस पैटर्न की जड़ें इतिहास में गहराई तक फैली हुई हैं। चुनाव के समय ऐसी हिंसा आमतौर पर कई गुना बढ़ जाती हैं और इस साल इसके अलग होने की कोई खास वजह दिखाई नहीं देती है। 2014 में केंद्र में बहुमत की सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने कई राज्यों में अपना दायरा तेजी से बढ़ाया। असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में सरकारें बनाई और बिहार, उड़ीसा व हरियाणा में भी मजबूत पकड़ बनाई। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी पार्टी लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल अब भी ऐसा एक बड़ा राज्य है जहां बीजेपी का विस्तार बार बार आकर रुक जाता है। 2021 के चुनाव में अमित शाह द्वारा 200 से ज़्यादा सीटें जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने के बावजूद बीजेपी सिर्फ 77 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लौट आई। क्या 2026 के चुनाव में बीजेपी इस आखिरी किले को फतेह कर पाएगी या नहीं? यह इस चुनाव के सबसे अहम सवालों में से एक है, जो बाकी चुनावी राज्यों में इस तरह से सामने नहीं आते। पश्चिम बंगाल का चुनावी इतिहास दिखाता है कि यहाँ के मतदाता सत्ता में आई किसी पार्टी को बार बार मौके देते हैं और लंबे समय तक उस पर भरोसा बनाए रखते हैं। अगर राजनीतिक बदलाव होता भी है तो वो आम तौर पर कई दशकों बाद होता है। आज़ादी के बाद लगभग 30 साल तक कुछ कमज़ोर गठबंधन सरकारों को छोड़ दें तो राज्य पर कांग्रेस का शासन रहा है। आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव में पहली बार वाम मोर्चा सत्ता में आया। ज्योति बासु और बाद में बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में वाम मोर्चा लगातार 34 साल तक सत्ता में बना रहा। अब बड़ा सवाल ये है कि तृणमूल कांग्रेस का 15 साल से चला आ रहा शासन इस बार खत्म होगा या अपने पुनरावृत्तियों की तरह इस बार भी उन्हें लंबी पारी खेलने को मिलेगी।